तो कैसे हैं हमारे प्यारे मित्रों। मैं हूं रोहित पांडे और आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी कि हम लोग आपको जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि इस हम लोग फ्री यूट्यूब सीरीज़ में पूरा वन शॉट में सभी लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं एग्ज़ाम को देखते हुए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 5 है, जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर तत्व क्या होता है। तो तत्व के विषय में इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर भी जान लेते हैं। तो तत्व का डिफिनीशन है, मतलब इसकी परिभाषा है, ऐसे पदार्थ जो एक प्रकार के अणु से मिलकर बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। एक ही प्रकार के अणु मतलब कि जो इसमें एक ही पार्टिकल, एक ही प्रकार का अणु पाया जाए, एक ही प्रकार का चीज़ पाया जाए, कोई दूसरा चीज़ ना पाया जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग तत्व बोलेंगे। जैसे में सोडियम, सोना और मैग्नीशियम, बहुत सारे तत्व हैं। जैसे कि हम नीचे देख पा रहे हैं कि आज तक अभी तक हम लोग कितने तत्व ज्ञात है, 118, जो कि विभिन्न गुण वाले विभिन्न गुण के अलग अलग, उनका गुण अलग अलग है। और प्राकृतिक में कितने तत्व पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में, मतलब कि जो प्राकृतिक रूप में अभी है विद्यमान, कुल तो 118 तत्व हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप में कितने विद्यमान हैं, 94। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं कि तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभ कैसे हुआ, मतलब कैसे शुरुआती प्रयास कैसे हुआ। तो सबसे पहले तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया था। कि पहले तत्वों को धातु और अधातु में बांटा गया था कि इतने तत्व धातु हैं और इतने अधातु हैं। लेकिन कम तत्व था तो ठीक था, हम लोग कर लिए। लेकिन तो शुरू में हम लोगों ने इसको वर्गीकृत किया था धातु एवं अधातु में, लेकिन उस समय हम लोग के पास तत्व कम थे तो काम चल गया। लेकिन जैसे जैसे तत्व बढ़ने लगे, हमको और वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ने लगी ताकि इसको एक जगह रखा जा सके। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसीलिए पड़ी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी मुहिम में हम लोग देखते हैं आवर्ती वर्गीकरण में, जिसमें बहुत सारे चीज़ें आई वर्गीकरण का तरीका। जैसे डोबनायर का त्रियक सिद्धांत आया, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आया, लोथरमेयर का परमाणु भार आया, बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटियां हुई और आगे आगे आता गया और अंत में हम लोग को आधुनिक आवर्त सरणी प्राप्त हुई। तो चलो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डोबनायर का त्रियक क्या था। तो इसमें ये बताया जाता है कि ये 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबनायर ने समान गुणधर्म समूह को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो डोबनायर त्रियक किसने, इसमें ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा कि डोबनायर का त्रियक किसने दिया था। तो वुल्फगांग डोबनायर ने, और कब दिया था, 1817 में, और ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसका पूछ लिया कि डोबनायर का त्रियक किसने दिया था या कब दिया था, ये आ सकता है। अब डोबनायर का त्रियक क्या है, ये आपका 2 नंबर में सवाल आता है। तो इसका आंसर है ये, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया तो तीनों तत्वों के समूह प्राप्त हुए, जिन्हें त्रियक कहा गया। डोबनायर ने बताया कि त्रियक के तत्व का परमाणु भार अन्य 2 परमाणु भार का औसत होता है। यानी कि डोबनायर का त्रियक क्या है कि अगर हम लोग परमाणु को क्रमवार में सजाया जाए तो उसका जो मध्य वाला परमाणु भार होता है उसका दोनों का औसत होता है। यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाए, डिविजिबल बाई 2 किया जाए तो उसके आधा के बराबर होगा लगभग। देखिए कैसे, जैसे यहाँ कैल्शियम है जिसका परमाणु भार कितना है, 40, और बेरिलियम का है 137। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया जाए तो लगभग 87.6 आएगा, यानी कि 87.6। तो यही डोबनायर ने अपने त्रियक में बताया, जो इनका ये त्रियक था, कि अगर बढ़ते हुए क्रमवार में सजाया जाए तो जो बीच वाला तत्व होता है वो दोनों का औसत होता है। यही उनका त्रियक का नियम था। अब ये जो नियम था चूँकि अच्छा नहीं था, इसमें बहुत सारी सीमाएं आ गई, त्रुटि आ गई। तो इसकी सीमाएं क्या है, तो उस समय चूँकि जो भी था उसमें 3 ही त्रियक ज्ञात किया जा सका, केवल 3 ही त्रियक बनाया जा सका। जो कि था, पहला त्रियक जो बनाया जा सका वो था लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन, और दूसरा सोडियम, स्ट्रोंशियम, ब्राजियम, और तीसरा पोटेशियम, बेरियम और आयोडीन।
तो जो अगला सिद्धांत इसमें आता है वर्गीकरण का, वो नेक्स्ट सिद्धांत ये है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत को देखते हैं। ये सिद्धांत जो कि 1866 में आया था, जिसको वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने दिया था। और इसमें क्या हुआ, चलिए बताते हैं आपको, कि जब हम लोग परमाणु द्रव्यमान को और आरोही क्रम में सजाया व्यवस्थित किया ना, तब सबसे परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन आरंभ किया और 56वें थॉर्डन से प्राप्त किया। तो इसको देखते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है। तो देखिए, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत अगर पूछ दे कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या है, तो इसमें लिखेंगे न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले वाले तत्व के समान थे। इसी तुलना में संगीत का अर्थ से की गई, इसीलिए अष्टक का सिद्धांत कहा गया है। क्योंकि ये न्यूलैंड का अष्टक जो नियम है ना, ये जो सारे गा मा पा धा नि सा, जो ये सुर, ये संगीत के अष्ट जो सुर है, इससे किया गया। यानी कि इनका कहने का मतलब है, जब परमाणु क्रम में तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किए ना, तो इनका पहला जो परमाणु तत्व का गुण था वो 8वें वाले परमाणु तत्व के गुण से मिलता था। तो इसी को इन्होंने कह दिया कि ये अष्ट, इसका नाम दिया अष्टक नियम, क्योंकि ये संगीत का जो स्वर होता है उसे मिलता था और 8वां गुण पहले वाले तत्व का गुण उसके 8वें तत्व के गुण से मिलता था। लेकिन ये भी अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ मात्र ये कैल्शियम तक ही रहा। तो लिथियम और सोडियम धातु के गुण समान थे, ये दो जो गुण हुआ ये समान हुआ, लेकिन आगे नहीं हो पाया। तो इसका कुछ सीमाएं और रह गई, जैसे कि इनकी सीमाएं हैं, आप देखिए इसकी सीमा क्या रह गई, मतलब कि लिमिटेशन क्या क्या इसका रहा, कहाँ ये फेल हो गया। तो पहला था, यह नियम केवल कैल्शियम धातु हल्के तत्व तक लागू हुआ, पहला इसका सीमा। दूसरा है कि नए तत्वों के गुण सारणी में मेल नहीं खाते थे, जो नए तत्व आए थे उसका मेल नहीं खाता था। उसके बाद था, सारणी के तत्वों को असमंजित करने के लिए केवल 2 तत्वों के साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों को इनके गुण की समानता नहीं थी, एक साथ में रख दिया गया। तो इसके ये 3 सीमाएं हैं, जो कि ये सीमा पूछ रहा है और इसका नियम पूछता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि 2 नंबर में आता है। न्यूलैंड का अष्टक जो नियम था, जो उसको आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। जैसे देखिए, ये इसको पढ़ते हुए परमाणु क्रम में सजाएं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन 1, लिथियम 2, बेरिलियम 3, बोरॉन 4, कार्बन 5, नाइट्रोजन 6 और ऑक्सीजन 7, और 8वां जो तत्व फ्लोरीन था उसका हाइड्रोजन से मैच करता था गुण। वैसे ही फिर यहाँ से फ्लोरीन से 8वां तत्व सल्फर, 8वां तत्व क्लोरीन आ रहा है, जो कि फ्लोरीन से गुण में करता था। लेकिन बाद में जो यहाँ निकेल और कॉपर ब्रोमीन आया, इसका मैच नहीं करता था। तो यही इसका लिमिटेशन हो गया। तो यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है। अब उसके बाद आवर्त नियम पे आया गया। मेंडलीफ ने एक सारणी दी, सबसे बढ़िया नियम इसी को माना जाता है और इसी के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी बनी है। तो ये मेंडलीफ का नियम देखो, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण हेतु सर्वप्रथम मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी, जिसको आवर्त नियम पर आधारित थी। मेंडलीफ की ये इस पर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पे आधारित है, तो आवर्त नियम पे आधारित थी। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था, देखिए कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था। तो ये मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रम में व्यवस्थित करने पर समान व भौतिक रासायनिक गुण वाले एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं, जिसे आवर्ती गुण कहा जाता है। यानी कि इसको मैं समझाता हूँ आपको। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि अगर हम परमाणु को उसको बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से क्रम में सजाया जाए, तो कुछ समय के बाद, कुछ अंतराल के बाद, जैसे कुछ टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग के बाद एक ऐसा तत्व आता है जिसका समान पहले वाले तत्व से उसका गुण, भौतिक और रासायनिक गुण मिलता है। तो यही मेंडलीफ का नियम है, जिसको आप इसको ध्यान में रखेंगे। यही मेंडलीफ का नियम है। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी, अब ये इसमें था कि जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, लेकिन फिलहाल कितने हैं, 118 तत्व ज्ञात हैं। तो अब इन्होंने इस पे बनाया, और अब इसमें जो इन्होंने बनाया मेंडलीफ सारणी, उसमें ये जो 8 मेंडलीफ सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितने थे, 8, जिन्हें समूह कहा गया, तथा 6 क्षैतिज पंक्तियाँ थी जिसे आवर्त कहा गया। ये पूछेगा कि मेंडलीफ सारणी में कितने स्तंभ थे, तो 8, और आवर्त कितने थे, तो 6।
आप इसको याद रखेंगे। अब मेंडलीफ आवर्त सारणी का गुण पूछ देता है कि मेंडलीफ आवर्त सारणी के गुण क्या थे। और ये जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी के गुण है जिसको देख लेते हैं हम लोग, तो है मेंडलीफ अपने आवर्त सारणी को परमाणु भारों को करते हुए 36 पंक्तियों में व्यवस्थित किया जिन्हें श्रेणियाँ कहा गया। ठीक, पहला तो इनका गुण जो है, पहले श्रेणियों को 7 37 कलमों में बांटा गया जिन्हें आवर्त कहते हैं, इसको आप याद रखना है। श्रेणियों के 8 कलमों में बांटा गया जिन्हें वर्ग कहते हैं। ठीक, तीसरा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी से तत्वों उनके यौगिक का अध्ययन सुविधाजनक और क्रमबद्ध हो गया, ये है। चौथा जो है किसी वर्ग के लक्षणों या सामान्य अध्ययन कर लेने वाले उस वर्ग के सभी तत्वों के गुण का अनुमान हो जाता है। यानी कि कोई भी तत्व है तो उसको एक का अध्ययन कर लेंगे तो उस ग्रुप के सभी सदस्य का गुण का पता चल जाता है कि लगभग ये ऐसा ही होगा। आगे देखते हैं। अब चूंकि ये इतना बना दिए थे फिर भी हम लोगों ने आवर्त ये आपका ये जो वर्तमान आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार करना पड़ा क्योंकि इसमें कुछ दोष थे। तो पूछता है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष क्या थे। तो इनका पहला दोष था कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं मिल पाया। उसके बाद समस्थानिक एवं संभारिकों में आवर्त सारणी का स्थान देना कठिन था। समस्थानिक और संभारिक जो होते हैं इसको भी स्थान नहीं दे पाया गया था और कुछ भिन्न गुण वाले तत्वों को साथ रखा गया था, जैसे क्षार धातुएं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, अल्प क्रियाशील मुद्राएं जैसे कॉपर, चांदी, सोना साथ प्रथम वर्ग में रख दिया गया था। ये 3 गलतियां, मुख्य गलतियां थी जो कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में थी। तो इन्हीं गलतियों को देखते हुए आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया, जिसको किसने बनाया है? 1913 में हेनरी मोजले ने बनाया है। और ये किस पर आधारित है? तो ये जो आधारित है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु की संख्या। तो इसमें जो मुख्य ये डिफरेंस दिखता है ना, चूँकि ये आधुनिक आवर्त जो सारणी है ये उसके परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी कि परमाणु संख्या पर आधारित है। लेकिन जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी ना, वो परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार पर आधारित थी। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में इसको परमाणु भार के क्रम में न सजाकर इसके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया गया। तो बहुत सारे दोस्त थे मेंडलीफ के, वो खुद दूर हो गए। और इसमें जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि पॉइंट आपको आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो इसमें का मैक्सिमम दोष था वो दूर हो गया मेंडलीफ की आवर्त सारणी का। ये इसको परमाणु द्रव्यमान के जगह पर परमाणु संख्या के रूप में रखने पर, जो कि पहले इसमें ये दोष था कि कोबाल्ट जिसकी परमाणु संख्या 27 है, परमाणु निकल जिसकी परमाणु संख्या 28 से पहले रख दिया गया था, ये भी दोष दूर हो गया। और ये जो था परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच कोई तत्व नहीं आएगा, ये भी एक था, इसको दूर किया गया। अब इसमें जो न्यू पर ये बनी हमारी आवर्त सारणी, तो उसको जो परमाणु संख्या था उसको जेड से निरूपित किया गया। अब परमाणु जो न्यू हमारी बनी है आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें कुछ नोटेशंस है, उसको देख लेते हैं। जैसे इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसे आवर्त कहेंगे, और समूह जिन्हें समूह कहेंगे, सॉरी। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहा गया, और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ जिसे आवर्त कहा गया। अब ये आगे देखते हैं और इसमें क्या है। तो चलिए आवर्त सारणी इसका, अब आवर्त सारणी में इसका कुछ गुण होता है, इसमें का गुण, जैसे कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कैसे क्या बदलता है। तो पहला होता है संयोजकता को देखते हैं। संयोजकता, तो पहले देख लेते हैं कि संयोजकता क्या है। तो जब तत्व रासायनिक यौगिक बनाता है तो दूसरे परमाणु के साथ तत्व की संयोजकता क्षमता को संयोजकता कहते हैं। अथवा बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए तत्व को इलेक्ट्रॉन लेने देने या साझा करने की जरूरत होती है, उसे संयोजकता कहते हैं। यानी कि इससे आप एक सेंटेंस में समझिए कि जो कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है उसको उसकी संयोजकता कहती है। तो संयोजकता का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, तो देखिए हम लोग किसी आवर्त में जाएंगे तो इसकी संयोजकता क्या होती है, पहले ये ऐसे बढ़ती है फिर घटती है,
उसके बाद आते हैं दूसरा इसका जो है परमाणु साइज। तो परमाणु साइज किसे कहेंगे, इसको देख लेते हैं। परमाणु साइज ये परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। एक परमाणु केंद्र से बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणु साइज कहा जाता है, यानी कि परमाणु कितना बड़ा है, यानी कि उसके नाभिक से अंतिम कोश की दूरी कितनी है, उसको परमाणु साइज कहा जाता है। और देखो ये कैसे बदलता है, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु साइज का त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। यानी कि होता क्या है, जब हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन जैसे जैसे आवर्त में पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि नाभिक का आवेश बढ़ता है, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ते हैं और प्रोटॉन से उसका आवेश बढ़ जाता है, जिससे उसका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है दबाव लगने के कारण। इसको क्रम में दर्शाएगा, इसका आवेश परमाणु साइज कितना छोटा होता जा रहा है, 86 से 99 हो गया है। अब समूह में किस प्रकार बढ़ता है, तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, बढ़ती है क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक और बाह्यतम कोश की दूरी बढ़ जाती है। अब चूंकि इसमें क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे हम लोग इसमें आते हैं समूह में, तो क्या होता है कि कोशों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उसका नाभिक का जो आकर्षण होता है घट जाता है, जिससे उसका क्षेत्र बढ़ जाता है और उसका आकार बढ़ जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग इतना ध्यान देना है कि आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या बढ़ती है। यही एक मेन गुण था, उसको देख लेते हैं। चलिए इतना है। इसके बाद चलिए हम आपको आवर्त सारणी दिखा देते हैं कि आवर्त सारणी कैसे होता है। तो ये है आपकी आवर्त सारणी। तो इसमें जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, ये एक हाइड्रोजन को चित्रित किया गया है, जिसमें इसको जो जेड है इसका एटॉमिक मास दर्शाता है, जो कि नीचे लिखा रहता है, और एटॉमिक मास नीचे लिखा रहता है, और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या ऊपर लिखा रहता है। यहाँ दिखाते हैं, रुकिए आपको। ये एटॉमिक नंबर जो कि ऊपर रखा रहता है, जिसका हाइड्रोजन का 1 है और उसका एटॉमिक मास 1.008 है, जो कि एटॉमिक मास यानी कि इसको द्रव्यमान संख्या आप बोल सकते हैं। तो ये है। और इसमें जो हम लोगों देखे हैं उसको कैसे करते हैं, जैसे कि इसमें बोला था कि हम लोग आवर्त में, ये आवर्त इसको बोलें, जो ऐसे दिख रहा है आपको, रुकिए इस लाइन से दिखाता है, जो आपको ऐसे दिख रहा है, ऐसे ये इसको आवर्त बोलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त हैं। और ये जो है, ये जो आपको ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे आपको जो ऐसे दिख रहा है, ये समूह है, ये 18 समूह है आपके। तो ये जान लिए कि इसमें समूह 18 हैं और आवर्त कितने हैं, 7। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। इसको जान लिए कि ऊपर जो रहता है इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, यानी कि परमाणु संख्या, और नीचे जो रहता है उसका लिखा हुआ उसको एटॉमिक मास कहते हैं। अब हमको देखना है कि इसका साइज कैसे बदलता है, किस हिसाब से। तो जब हम लोग आवर्त में इधर से दाएं से, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ जाते हैं, क्या होता है, हमारा परमाणु का साइज घटता है। और वही हम लोग जब समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या होता है, परमाणु साइज बढ़ता है, लेकिन आवर्त में जाने से घटता है और समूह में नीचे आने से बढ़ता है। ठीक, तो ये यहाँ आपका चैप्टर आगे होता है ख़त्म, और यही इम्पोर्टेंट सवाल थे, इसको रिवीजन के तौर पे लें। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जुड़ना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।